क्वेश्चन बना है, सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत जो भेजा था मेगास्थनीज किस भारतीय राजा के दरबार में भेजा था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनके दरबार में ये भेजा था। मेगास्थनीज जो था ये एक प्रसिद्ध यूनानी ग्रीक इतिहासकार राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के जो पाटलिपुत्र स्थित दरबार है इसमें भेजा था। ये चीजें आपको यहाँ पर 4-5 चीजें पता चल रही है, किसने भेजा था, कब भेजा था, कहां पर भेजा था, किस लिए भेजा था, इस तरह की चीजें आपको याद रखनी होती हैं। तो उसने भारत में अपने अनुभवों और जो कुछ भी देखा उसे अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में विस्तार से दर्ज किया था। तो ये मेगास्थनी जो है ना, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? इंडिका। ये आपको याद रखना है। और इस पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन समाज, नगर प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, तत्कालीन भूगोल के बारे में बेहद महत्वपूर्ण और प्रामाणिक ऐतिहासिक जानकारियां मिलती है। मेगास्थनी ने भारतीय समाज को 7 अलग अलग जातियों वर्गों में विभाजित करके अपनी किताब में दर्शाया था। तो ये चीजें जो की थी मेगास्थनी जी ने ही की थी इंडिका में, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करते हैं? फ्री लीगल एड ये प्रदान करते हैं। तो ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 39A जो है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 39A। यानी कि ये जो अनुच्छेद है राज्य के नीति निषेधक तत्वों का हिस्सा है जिसे 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसके तहत राज्य का यह परम कर्तव्य है कि वह समाज के गरीब, कमजोर और पिछड़े वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित कर सके। अगला जो पॉइंट है ना, ये है, इसका मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि आर्थिक तंगी या किसी अन्य अक्षमता के कारण देश का कोई भी नागरिक न्याय पाने के अधिकार से वंचित न रह जाए, है ना। और इसी संवैधानिक प्रावधान को जमीन पर लागू करने के लिए वर्ष 1987 में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा की जो स्थापना की गई थी, ये इसी संवैधानिक प्रावधान को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए किया गया था। गाइज आगे बढ़े इस वीडियो में, उससे पहले गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मैं बता दूं, गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है ना सिर्फ 49 रुपीज के प्राइस पर अभी मिल रही है। करीबन 800 से अधिक कंटेंट है और इसको अगर अच्छे से आपने कवर कर लिया, वो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं जो आपके एग्जाम में लगातार बन रहे हैं। तो अगर अच्छे से कवर कर लिया तो इस चीज की गारंटी दे सकता हूं कि 100% आप यहां से अपना स्कोर इंप्रूव कर पाएंगे। क्लियर है? जितना पैसे आप लगा रहे हैं ना, 49 रुपीज अगर आप यहां पर लगा रहे हैं तो इससे कई गुना ज्यादा यहां से आप रिटर्न निकाल सकते हैं अच्छे वे में। अगर आपने इसको लिया तो डेमो एक बार चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल रियल जो एग्जाम पैटर्न है सेम टू सेम पैटर्न यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये नंबर अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, एक बार जाकर आप विजिट करके देख लीजिएगा, डेफिनेटली आप कहेंगे कि वाकई में कंटेंट है ना। पेड कोर्स में जाइए, वहां पर व्यवस्थित तरीके से सारा चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय राज्य ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्य, भारतीय राज्य में? तो इसमें महाराष्ट्र जो है ना पहले नंबर पर है। महाराष्ट्र में वर्तमान में सर्वाधिक 6 आधिकारिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये, और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस शामिल है। इसके अलावा मुंबई के विक्टोरियन गोथिक आर्ट डेको असेंबल्स तथा पश्चिमी घाट का कुछ पहाड़ी हिस्सा भी सूची में शामिल है। इस टाइप से 6 आधिकारिक यूनेस्को साइट आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, जो कि सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं और मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है? तो ये आर्टिकल कौन सा है? ये आर्टिकल हो जाएगा आपका आर्टिकल 42, अनुच्छेद 42। ये जो अनुच्छेद है ना राज्य के नीति निषेधक तत्वों के अंतर्गत आता है, जो कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए मातृत्व सुरक्षित मातृत्व राहत जैसे संवैतनिक मातृत्व अवकाश सुनिश्चित करने के निर्देश देता है। और इसके साथ ही यह राज्य को सभी कर्मचारियों, श्रमिकों के लिए मानवीय, सम्मानजनक और अनुकूल कामकाजी माहौल तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान किस क्षेत्रीय संगठन ने बैंकॉक विजन 2030 को आधिकारिक रूप से अपनाया है? तो ये बिम्स्टेक ने अपनाया है। बिम्स्टेक इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2025 में थाईलैंड की जो मेजबानी में 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसके दौरान सदस्य देशों द्वारा बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया गया और इस दूरदर्शी दस्तावेज का मुख्य उद्देश्य बंगाल की खाड़ी के इस पूरे क्षेत्र को आर्थिक रूप से अधिक समृद्ध, लचीला, खुला और आपस में तकनीकी रूप से जुड़ा हुआ बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रसिद्ध स्थल है लोथल, मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये जो प्रसिद्ध था ये था बेसिकली बंदरगाह और गोदीवाड़ा के लिए, डॉकयार्ड आप बोल सकते हैं। गुजरात में जो भोगवा नदी है इसके तट पर स्थित है लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तटीय शहर है। दुनिया का सबसे पुराना मानव निर्मित बंदरगाह है, डॉकयार्ड था। और इसी बंदरगाह के माध्यम से प्राचीन काल में सिंधु सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया, मिस्र और पश्चिमी एशिया के देशों के साथ बड़े पैमाने पर समुद्र व्यापार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस ने किस राज्य के तट से अस्त्र मिसाइल का जो सफल परीक्षण है ये किया था? तो ये किया गोवा से। गोवा करेक्ट आंसर रहेगा।
स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने गोवा के समुद्र तट से हवा में मार करने वाली भारत की पहली अत्याधुनिक बियॉन्ड विजुअल रेंज अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और इस सफल परीक्षण ने भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाते हुए लड़ाकू विमानों की हवा से में ही लंबी दूरी के दुश्मन के जो ठिकाने हैं इनको नष्ट करने की क्षमता को साबित किया है। तो ये गोवा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद द्वारा पारित 88वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 का जो प्राथमिक उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य था ये क्या था? तो सेवा कर सर्विस टैक्स को संवैधानिक दर्जा देना है ना। इस संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 268 ए जोड़ा गया जिसके तहत देश में लगाए जाने वाले जो सर्विस टैक्स है इसको कानूनी मान्यता दी गई। और इस कानून ने केंद्र सरकार को आधिकारिक रूप से विभिन्न सेवाओं पर लगने वाला जो टैक्स है ना उस राजस्व को केंद्र और राज्यों के बीच आपस में साझा करने का अधिकार दिया। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस पारंपरिक वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं या इनसे संबंधित है? शहनाई इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खान आप सभी जानते ही हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत के सबसे महान विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक थे जिन्होंने शहनाई को शादियों के लोक मंच से उठाकर शास्त्रीय संगीत के बड़े मंचों तक पहुंचाया था। कला और संगीत के क्षेत्र में उनके इसी अद्वितीय और अविस्मरणीय योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2001 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। किसी भी मौलिक अधिकार के हनन होने की स्थिति में देश का कोई भी नागरिक किस अनुच्छेद के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? तो ये आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 आपको जो कि बी.आर. अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा का है संविधान का। तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है। इसको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था क्योंकि यह मौलिक अधिकारों को वास्तविक सुरक्षा देता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की जो विशेष रीट है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार मरुस्थल की भौगोलिक स्थिति के संबंध में अरावली पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा कथन पूरी तरह गलत है? तो इसमें से जो कथन पूरी तरह गलत है ना, थार मरुस्थल अरावली के पूर्व में नहीं है ना, बल्कि ये उसके पश्चिम में स्थित है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो थार मरुस्थल यहाँ पर आपको जो पॉइंट है ना ये थोड़ा सा नोट डाउन करना है। थार मरुस्थल अरावली के पूर्व में नहीं है तो यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पर आपको यही दे रखा है पूरी तरह से गलत है। तो यहाँ पर थार मरुस्थल अरावली पर्वत के पश्चिम में है। थार मरुस्थल मुख्य रूप से उसके और अरावली पर्वत श्रृंखला थार मरुस्थल के पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है। थार मरुस्थल अरावली पर्वत श्रृंखला के ठीक पूर्व में स्थित है इस टाइप से। तो ये आपका गलत हो जाएगा पूरी तरह से, है ना। ये कथन गलत है क्योंकि थार मरुस्थल अरावली के पूर्व में नहीं है बल्कि उसके पश्चिम दिशा में स्थित है। अरावली श्रृंखला राजस्थान को 2 असमान भागों में विभाजित करती है और अरावली के पश्चिम में मानसून की हवाएं समांतर निकल जाती है जिससे वहां पर वर्षा बेहद कम होती है। इसी कारण वहां विशाल जो थार मरुस्थल है इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है दिसंबर 1885 में बंबई में आयोजित हुए INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले ऐतिहासिक अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी ये किसने की थी? तो ये की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ये कहां पर हुआ था, कब हुआ था और क्यों हुआ था, है ना। ये 3-4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला आधिकारिक अधिवेशन था ये, जो कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था बॉम्बे में, इसमें आयोजित हुआ था 28 से 30 दिसंबर 1885 को। इस प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी ये व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। बैरिस्टर थे ये व्योमेश चंद्र बनर्जी, इन्होंने की थी। और इसमें देश भर से आए कुल 72 योग्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो 72 प्रतिनिधि भी आपकी एग्जाम में बनता है कि कितने प्रतिनिधियों ने पहले अधिवेशन में भाग लिया था। क्रिकेट की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ICC वार्षिक पुरस्कारों में वर्ष 2024 के लिए ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है विराट कोहली, है ना। भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूप टेस्ट, वनडे, T20 में उनके असाधारण ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए सर्वोच्च ICC ट्रॉफी से नवाजा गया है। सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी ICC द्वारा किसी भी खिलाड़ी को साल भर के खेल में उसके सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर या उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दी जाने वाली सबसे बड़ी ट्रॉफी है। भारत में मिलावट रहित सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम फसाई जो एक्ट है किस वर्ष संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ये जो फसाई एक्ट है ना ये 2006 में संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया था, याद रखना है आपको। मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2006 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया था। इसी कानून के आधार पर आगे चलकर वर्ष 2008 में स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत देश के शीर्ष खाद्य नियामक संस्था फसाई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के आधिकारिक आंकड़ों को संकलित करने वाली प्रसिद्ध क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट कौन सी जो सरकारी एजेंसी है ये जारी करती है? तो ये राष्ट्रीय जो अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है NCRB, ये बेसिकली जारी करती है ये वाली
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली संस्था है ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी। प्रतिवर्ष पूरे देश के थानों से अपराध के आंकड़े जुटाकर इस वार्षिक रिपोर्ट को ये जारी करती है और इस रिपोर्ट में महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों और अन्य आपराधिक गतिविधियों की वास्तविक स्थिति का आधिकारिक कानूनी लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल के दौरान भारत में मुस्लिम समाज में सुधार और अंग्रेजी शासन के विरोध में चले बहावी या वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र राजनीतिक राजधानी कौन सा शहर था? तो ये थी पटना। पटना इसकी राजनीतिक राजधानी थी। भारत के इस पुनरुत्थानवादी इस्लामिक आंदोलन की शुरुआत रायबरेली के जो सैयद मोहम्मद अहमद बरेलवी द्वारा की गई थी, जो अरब के अब्दुल वहाब के विचारों से प्रभावित थे। लेकिन 1830 के दशक से लेकर 1860 के दशक तक बिहार का पटना शहर इस पूरे वहाबी आंदोलन का सबसे बड़ा सक्रिय, मजबूत, क्रांतिकारी वैचारिक केंद्र बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना, ये है अक्टूबर 2030 में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस शहर के लिए चुना गया है? इसकी मेजबानी के लिए, शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए, तो ये जो चुना गया है ना, भारत के अहमदाबाद को चुना गया है। अहमदाबाद, इंडिया। राष्ट्रमंडल खेलों की जो शुरुआत है 1930 में कनाडा का जो हैमिल्टन शहर है इससे हुई थी, जिसके ऐतिहासिक 100 वर्ष पूरे होने पर 2030 के खेलों की शताब्दी खेल कहा जा रहा है ना। और इस गौरवशाली 100वें यानी कि शताब्दी संस्करण के शानदार आयोजन की पूरी मेजबानी भारत के गुजरात राज्य का जो अहमदाबाद शहर है इसको बेसिकली सौंपी गई है राष्ट्रमंडल खेलों की, याद आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है, चीन की सरकार ने अपनी तेजी से बढ़ती आबादी और संसाधनों की कमी को नियंत्रित करने के लिए किस वर्ष ऐतिहासिक एक बच्चा नीति, वन चाइल्ड पॉलिसी को कड़ाई से लागू किया है? तो ये जो किया है 1979 आपका इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन ने अपनी विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए वर्ष 1979 में इस कठोर वन चाइल्ड पॉलिसी को देश भर में अनिवार्य रूप से लागू कर दिया था। हालांकि आगे चलकर युवाओं की भारी कमी और बुजुर्गों की बढ़ती आबादी के असंतुलन को देखते हुए चीन सरकार ने वर्ष 2015-16 में इस नीति को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर हुई थी, है ना, याद रखना है आपको। और इस तरह की चीजें जब की जाती है ना वन चाइल्ड वाली, तो फिर इसी तरह की जो सिचुएशन है ये बेसिकली खड़ी होती है। तो इसीलिए भारत में ऐसे तो कोई नहीं है, पर यहाँ पर है ना 2 पर जोर दिया जाता है, 2 बच्चों पर, यहाँ पर 2 जोर दिया जाता है, यहाँ पर ओनली 1 पर जोर नहीं दिया जाता, यहाँ पर 2 पर जोर दिया जाता है, ताकि एक अगर बच्चा बच्ची भी हो तो भी वो चीजें ठीक चल सके। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने शासनकाल में चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे और पीतल की सांकेतिक जो मुद्रा है चलाने का अनूठा प्रयोग किया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अपनी अजीबोगरीब और असफल योजनाओं के लिए प्रसिद्ध था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। इसने चांदी के सिक्कों टका की वैश्विक कमी को पूरा करने के लिए तांबे और पीतल के सांकेतिक सिक्के जारी किए थे, लेकिन राजशाही टंकसाल पर कड़ा नियंत्रण न होने के कारण लोगों ने घरों में ही नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए, जिससे ये जो योजना थी पूरी तरह फ्लॉप हो गई और अर्थव्यवस्था जो थी वो बेसिकली चरमरा गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश को यानी कि देश के राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी वीटो पावर जो है ना इसका उपयोग करने का अधिकार प्राप्त है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया किस आर्टिकल के तहत? तो ये आर्टिकल है 111 यानी कि अनुच्छेद 111। ये जो प्रावधान करता है यह आर्टिकल कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पास किया गया कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और सहमति के बिना देश का कानून नहीं बना जा सकता है। और इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देने, उसे सुरक्षित रखने या फिर संसद को पुनर्विचार के लिए भेजने के लिए वीटो पावर जो है वो राष्ट्रपति को मिलती है आर्टिकल अनुच्छेद 111 के तहत। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के विस्तृत दायरे के तहत कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश को उनका एक मौलिक अधिकार माना है? तो ये आर्टिकल है 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। क्लियर है? तो अदालत के अनुसार एक कामकाजी महिला को मातृत्व के दौरान सुरक्षित स्वास्थ्य गरिमापूर्ण जीवन मिलना अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, इसलिए संवैधानिक मातृत्व अवकाश उनका मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई ऐतिहासिक फैसलों में स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके तहत प्रत्येक नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पारंपरिक कृषि तरीकों में शामिल झूम खेती मुख्य रूप से देश के किस भौगोलिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर की जाती है? तो ये जो की जाती है पूर्वोत्तर भारत में बड़े पैमाने पर की जाती है, नॉर्थ ईस्ट में। झूम खेती को स्थानांतरित खेती या स्लास या बर्न काटोर जलाओ कृषि भी कहा जाता है। मुख्य रूप से असम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम जैसे जो पहाड़ी राज्य इनमें ये ज्यादा पॉपुलर है। इसमें जनजाति किसान पहले जंगल में आग लगाते हैं, है ना, एक हिस्से को काटकर उसको जलाकर साफ करते हैं, फिर वहां पर खेती की जाती है और भूमि की उर्वरता घटने पर नई जगह पर वो फिर इस चीज को वापस से दोहराते हैं, उसको वैसे ही छोड़कर चले जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शुरू किए गए राष्ट्रीय आविष्कार कार्यक्रम का प्राथमिक या मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों में विज्ञान, गणित, नवाचार, स्टेम में के प्रति रुचि, व्यावहारिक सोच को बढ़ावा देना। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सोच से प्रेरित होकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब शिक्षा मंत्रालय इसको कर दिया गया, इसने इस अभियान जो है ना इसकी शुरुआत की थी। और इसका जो मुख्य लक्ष्य 6 से 18 वर्ष के स्कूली बच्चों के भीतर रटने की प्रवृत्ति को छोड़कर विज्ञान, गणित और आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रति रिसर्च, प्रयोग, नवाचार, इनोवेशन की व्यावहारिक सोच डेवलप करना था। अगला है, भाषा विज्ञान और प्राचीन इतिहास के अनुसार भारत में बोली जाने वाली इंडो आर्यन भाषा समूह के जो लोग हैं, है ना, इनका आवागमन कहाँ से माना जाता है? मूल लोगों का आवागमन तो इनका माना जाता है मध्य एशिया, है ना, करेक्ट आंसर रहेगा। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्स मुलर और अधिकांश आधुनिक जो इतिहासकार है, ये बेसिकली भाषाई और पुरातात्विक अध्ययन के अनुसार कहते हैं कि इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले लोग लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास मध्य एशिया से आए थे। और भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत तथा उत्तर भारत में बोली जाने वाली जो हिंदी, बंगाली, पंजाबी, मराठी जैसी आधुनिक भाषाएं थी, इसी इंडो आर्यन भाषा परिवार की ये शाखाएं थी। भारत और स्पेन ने मिलकर वायुसेना के लिए अत्याधुनिक C-295 है ना, C-295 सैन्य परिवहन विमान बनाने वाले C-295 एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स की स्थापना किस राज्य में की? C-295 तो ये की है इन्होंने गुजरात में, भारत और स्पेन ने मिलकर। टाटा एडवांस सिस्टम्स, टास है ना, TASL, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और स्पेन की जो एयरवेज डिफेंस कंपनी है, इसने संयुक्त रूप से गुजरात का जो वडोदरा शहर है, इसमें इस अत्याधुनिक सैन्य विमान निर्माण कॉम्प्लेक्स की स्थापना की है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब रक्षा क्षेत्र में किसी निजी भारतीय कंपनी के द्वारा देश के भीतर ही पूर्ण सैन्य विमान C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जा रहा है टाटा एडवांस सिस्टम्स का, प्राइवेट, है ना, ऐसा पहली बार हो रहा है। अगला है, दुनिया भर के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए दुनिया भर में तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य जो दिवस है 2024, इसकी मुख्य थीम क्या तय की गई थी? कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का समय, ये इसकी थीम थी। प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2024 की आधिकारिक थीम कामकाजी माहौल में कर्मचारियों के मानसिक तनाव को कम करने, उसे प्राथमिकता देने पर केंद्रित थी। ये जो थीम है इस बात पर जोर देती है कि दफ्तरों या कंपनियों में ऐसा सकारात्मक सुरक्षित माहौल होना चाहिए जिससे कर्मचारियों की मानसिक स्थिति काम के बीच संतुलन बना रहे। अगला है, वर्ष 2011 की आधिकारिक राष्ट्रीय जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक दर्ज किया गया? तो ये किया गया बिहार में, बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, जिसका जनसंख्या जो घनत्व है ना सर्वाधिक 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया था। इसी सूची में दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आता है। यदि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, दिल्ली का जनसंख्या घनत्व जो है ना सबसे अधिक है, 11,320 व्यक्ति, याद रखना है। नेक्स्ट है, भूवैज्ञानिक इतिहास और पहाड़ों की संरचना के आधार पर भारत की सबसे प्राचीन और या पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसके बारे में बताना है आपको। तो अरावली पर्वत श्रृंखला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरावली रेंज। भूवैज्ञानिक इतिहास और पहाड़ों की संरचना के आधार पर भारत की सबसे प्राचीन या पुरानी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी अरावली पर्वत श्रृंखला। गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक फैली अरावली भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। करोड़ों वर्षों के निरंतर मौसमी क्षरण के कारण ये अब बहुत कम ऊंचाई वाले अवशिष्ट जो पर्वत है इनके रूप में बची है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पर्वत है 1722 मीटर। भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2000 में घोषित की गई देश की पहली राष्ट्रीय कृषि नीति के तहत कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत का वार्षिक वृद्धि लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें जो रखा गया है ना 4% से अधिक, ग्रेटर देन 4% पर एनम, ये रखा गया है। जुलाई 2000 के में केंद्र सरकार के द्वारा देश की पहली व्यापक राष्ट्रीय कृषि नीति जारी की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था। इसके तहत देश के कृषि क्षेत्र में छिपी हुई अक्षमताओं को बाहर निकालने, आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके सालाना 4% से अधिक की सतत विकास दर, ग्रोथ रेट हासिल करने का बड़ा लक्ष्य रखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक विज्ञान और रसायन शास्त्र के नियमों के अनुसार परमाणु के धनावेशित नाभिक की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। ब्रिटिश न्यूजीलैंड के महान वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने वर्ष 1911 में अपने प्रसिद्ध अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के माध्यम से परमाणु के नाभिक की खोज की थी। उन्होंने सिद्ध किया था कि परमाणु का पूरा धनावेश, उसका लगभग पूरा द्रव्यमान उसके केंद्र में एक अत्यंत छोटे से स्थान पर केंद्रित होता है, जिसे उन्होंने नाभिक का नाम दिया था। नेक्स्ट है, मानव शरीर की नई कोशिकाओं के निर्माण, शारीरिक विकास, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है?
इसके लिए तो ये प्रोटीन आपका हो जाएगा। प्रोटीन जो है ना, इसको मानव शरीर का बुनियादी भवन निर्माता बोल सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक, है ना, ये कहा जाता है इसको, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे तत्वों के अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। इस शरीर में नई मांसपेशियों के निर्माण, चोट लगने पर घावों को भरने, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने और विभिन्न प्रकार के एंजाइम, हार्मोन बनाने के लिए सबसे जरूरी मैक्रो न्यूट्रिएंट ये बेसिकली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान और तरंगों की आवृत्ति फ्रिक्वेंसी में गणना नियमों के अनुसार 3.5 मेगाहर्ट्ज को का जो मान है कितने हर्ट्ज के बराबर होता है? तो इसका जो होता है ना 35, यहां पर आपको याद रखना है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ये देख लेना है, 3.5 मेगा हर्ट्ज ये है और इसका मान कितने हर्ट्ज हर्ट्ज के बराबर होता है? तो ये 35 लाख हर्ट्ज के बराबर होता है। और यहां पर देखिए आवृत्ति का जो मान है ना, आवृत्ति का मान मात्रक हर्ट्ज होता है। गणितीय गणना के नियम के अनुसार एक जो मेगा हर्ट्ज है ये 10 लाख या फिर 10 की पावर 6 हर्ट्ज के बराबर होता है। इसलिए 3.5 मेगा हर्ट्ज की यहाँ पर बात की जा रही है। इसको सामान्य हर्ट्ज में बदलने के लिए जब हम 3.5 को 10 लाख से गुना करते हैं तो इसका सही मान हो जाएगा 35 लाख। इस टाइप से आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर विज्ञान और मल्टीमीडिया नियमों के अनुसार जब हम कंप्यूटर या लैपटॉप में साउंड वॉल्यूम को कम करते हैं तो ध्वनि की किस मुख्य विशेषता पर सीधा प्रभाव पड़ता है? आवृत्ति या पिच जो कि दे रखा है, आयाम, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस, वेवलेंथ, स्पीड ऑफ साउंड। तो ये जो डिपेंड करता है ना, ये इस पे मेन चीज यही आपसे पूछी है कि ये सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? जब हम कम करते हैं वॉल्यूम साउंड की कम करते हैं, ध्वनि की किस मुख्य विशेषता पर सीधा प्रभाव पड़ता है? तो ये इसकी इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, लाउडनेस पर ये सीधा प्रभाव पड़ता है, तीव्रता और आयाम पर, है ना। यही आपसे दे रखा है। स्पीड ऑफ साउंड पर ये नहीं आएगा, ये आएगा आयाम और तीव्रता। जब हम कंप्यूटर का वॉल्यूम कम या ज्यादा करते हैं तो डिजिटल सिग्नल के माध्यम से ध्वनि की तरंगों के आयाम, एम्पलीट्यूड यानी उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी, लाउडनेस को घटाया बढ़ाया जाता है। इससे ध्वनि की जो आवृत्ति है, फ्रिक्वेंसी और पिच, इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। पिच तो सेम ही रहती है, ओनली उसकी लाउडनेस जो होती है ना, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, ये ज्यादा कम होती है। तो फ्रीक्वेंसी, पिच पर कोई असर नहीं पड़ता है, यानी कि आवाज का जो तीखापन या भारीपन है बिल्कुल वैसा ही रहता है, बस उसकी जो गूंज या तेजी जो है ना, लाउडनेस, ये कम हो जाती है। तो यही आपसे पूछा, यही हमने बता दिया है। मानव पाचन तंत्र के अंतर्गत यकृत से आने वाला जो पित्त रस है और अग्नाशय से आने वाला अग्नाशय रस छोटी आंत से के किस विशिष्ट भाग में आकर मिलते हैं? तो ये छोटी आंत का जो ग्रहणी या फिर डिओडेनम जो है इसमें आकर मिलता है, इस भाग में आकर मिलता है। छोटी आंत के 3 मुख्य भाग होते हैं, तीनों आपको समझना चाहिए, जिनमें सबसे पहला जो होता है ना, छोटा और यू के आकार का एक डिओडेनम ग्रहणी जिसको हम बोलते हैं, ये कहलाता है। आमाशय से पचकर जैसे ही भोजन आगे बढ़ता है तो इसी डिओडेनम वाले भाग में यकृत का जो पित्त रस है, अग्नाशय और अग्नाशय का पाचक रस दोनों आकर मिलते हैं, भोजन में मिलते हैं, और वसा व प्रोटीन का जो मुख्य पाचन है ये बेसिकली यहां से शुरू करते हैं। रसायन शास्त्र की धातुओं की सक्रियता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार कॉपर और आयरन, है ना, तांबा और लोहा में कौन सा तत्व रासायनिक रूप से अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो इसमें आयरन और लोहा हो जाएगा। आयरन यानी कि लोहा ये ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। धातुओं की रासायनिक सक्रियता श्रेणी में आयरन का जो स्थान है कॉपर से काफी ऊपर आता है, जिससे साबित होता है कि लोहा काफी तांबे की तुलना में बहुत तेजी से क्रिया करता है। और इसी अधिक अभिक्रियाशीलता के कारण जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डाला जाता है तो लोहा तांबे को विस्थापित करके फेरस सल्फेट जो है ना ये बना देता है, डिस्प्लेस करके। अगला है, कंप्यूटर को सामान्य तरीके से शट डाउन करने पर रैम की क्या भूमिका होती है और वर्तमान डेटा मुख्य रूप से कहां पर जाकर सुरक्षित स्टोर होता है? तो रैम जो है ना पूरी तरह से खाली हो जाती है, वाइप आउट हो जाती है, डेटा हार्ड डिस्क और एसएसडी में जाकर सुरक्षित हो जाता है, इसको सामान्य तरीके से अगर अपन शट डाउन करेंगे तो। क्लियर है? तो इसके भी अलग अलग ये होते हैं चीजें। रैम की बात करें, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, एक अस्थिर मेमोरी होती है। इसका अर्थ है कि इसे चालू रहने पर बिजली की जरूरत होती है। जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन होता है, रैम की बिजली कटते ही इसका जो पूरा सारा चालू डेटा होता है पूरी तरह से रैम का डेटा मिट जाता है। कंप्यूटर बंद होने की स्थिति में केवल वही डाटा सुरक्षित बचता है जिसे यूजर ने कंप्यूटर बंद करने से पहले अपनी परमानेंट मेमोरी जो सेकेंडरी स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क है या सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी इसमें इन्होंने सेव कर दिया था, वही बचता है। बाकी जो भी बिना सेव किया होता है वो सारा डिलीट हो जाता है। ये बेसिकली अस्थायी मेमोरी होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको अस्थायी मेमोरी आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट जो सारे क्वेश्चन थे वो हमने काफी अच्छे तरीके से कवर करवा दिए हैं आपको। और क्वेश्चंस जो हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आपका बनाए मैथ्स में,
एसआई एंड सीआई का अंतर तुलनात्मक क्वेश्चन था। रेलगाड़ी वाले गति और मिलने पर आधारित क्वेश्चन थे। ट्रिग्नोमेट्री से टेन और सेक का याद करना था मान। मेंसुरेशन और गोले वाले क्वेश्चन थे, पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले। और मीन मोड मीडियन से क्वेश्चन थे, माध्य माध्यिक बहुलक से, है ना, माध्य माध्यिक का बहुलक। इस टाइप से सिटिंग अरेंजमेंट में 7 व्यक्ति वाली फ्लोर पजल आपको दे रखी थी। कोडिंग डिकोडिंग वेन डायग्राम नंबर सीरीज से भी आपके क्वेश्चंस देखने को मिले। तो ये रीजनिंग और मैथ्स का हमने कवर करवा दिया। बाकी हमने जीके, जीएस और कंप्यूटर के क्वेश्चंस तो आपको कवर करवा दिए विद आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो आई थिंक यहाँ से काफी ज्यादा हेल्प आपको मिली होगी। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर से कर दीजिएगा अगर हेल्प मिल पा रही है तो, क्योंकि आपको पता है काफी ज्यादा मेहनत का काम है ये, और साथ साथ 2 एग्जाम चल रही है तो दोनों का एनालिसिस लेकर आने में बहुत ज्यादा, है ना, हार्ड काम होता है। वो भी फिर भी मैनेज हम कर रहे हैं। तो आप सभी से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और आगे जिनका भी एग्जाम है 3rd शिफ्ट में अगर आपने एग्जाम दिया था, आज वीडियो देख रहे हैं तो क्वेश्चन शेयर जल्दी से कर दीजिएगा। आगे भी जिनका एग्जाम है गाइस क्वेश्चन जरूर शेयर करें, ताकि बिल्कुल 100% ऑथेंटिक रियल एनालिसिस हम आप तक पहुंचा पाए।